दोस्तों, अभी आपने अनंत अंबानी की शादी की खबरें हर जगह सुन रहे होंगे और ये शादी इंडिया की सबसे महंगी शादी में से एक बन चुकी है। और ये पॉसिबल हो पाया है सिर्फ मुकेश अंबानी के मेहनत के बलबूते। लेकिन मुकेश अंबानी को भी एक जमा जमाया बिजनेस मिल गया था। इस मुकाम के पीछे असली चेहरा मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी का है। धीरू भाई ही थे जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके एक कपड़ा बनाने वाली छोटी सी कंपनी को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम धीरू भाई अंबानी की कहानी जानेंगे कि कैसे एक पकोड़ा बेचने वाला लड़का बन गया इंडिया का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन और कैसे खड़ी की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो धीरू भाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को चोरवाड़ गुजरात में हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी और जमुना बेन के यहाँ बहुत ही सामान्य मोद परिवार में हुआ था। धीरू भाई अंबानी के पिता एक सरकारी शिक्षक थे। कहा जाता है कि धीरू भाई ने अपना व्यवसाय हर शनिवार और रविवार को गिरनार की पहाड़ियों पर तीर्थ यात्रियों को पकोड़े बेचकर किया था। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसलिए धीरू भाई अंबानी केवल हाई स्कूल तक ही पढ़ाई पूरी कर पाए। इसके बाद उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। जब वो 16 साल के थे तो एडन, जो यमन देश का एक शहर है, वहाँ चले गए। एडन में उन्होंने पहली नौकरी एक पेट्रोल पंप के सहायक के रूप में की और उनकी तनख्वाह महज 300 रुपये महीना थी। 2 साल के बाद धीरू भाई शैल यानी कि शंख उत्पादन के वितरक बन गए और कुछ समय के बाद एडन के बंदरगाह पर कंपनी के एक फिलिंग स्टेशन के प्रबंधन के लिए धीरू भाई को प्रमोशन दी गई। इसके 1 साल के बाद उनका विवाह कोकिला बेन के साथ हो गया और उनको 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी और 2 बेटियां नीना कोठारी और दीप्ति सलगांवकर हुई। शादी के बाद 1958 में धीरू भाई भारत वापस आ गए और उन्होंने देखा कि इंडिया बड़े पैमाने पर मसालों और सूती कपड़ों का प्रोडक्शन करता है, लेकिन इन चीज़ों को कोई बाहर ले जाकर ठीक से बेच नहीं पा रहा। और धीरू भाई ये अच्छे से जानते थे कि विदेशों में मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो देरी ना करते हुए केवल 15,000 की पूंजी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का पहला बिजनेस पॉलिएस्टर के सूत और हाई क्वालिटी के मसालों का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करना था। वे अपने चचेरे भाई चंपकलाल दिमानी, जो उनके साथ यमन में ही रहा करते थे, उनके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस चालू किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहला ऑफिस मुंबई में मस्जिद बंदर के नरसिंहनाथ सड़क पर स्थापित हुई। ये सिर्फ एक टेलीफोन, एक टेबल और 3 कुर्सियों के साथ एक 350 वर्ग फुट का कमरा था। शुरू में उनके बिजनेस में मदद करने के लिए 2 सहायक भी थे। साल 1965 में चंपकलाल दिमानी और धीरू भाई अंबानी की साझेदारी खत्म हो गई और धीरू भाई ने खुद ही आगे बढ़ने का फैसला लिया। यह माना जाता है कि दोनों की सोच अलग अलग थी और बिजनेस कैसे किया जाए इस पर भी अलग अलग राय थी। जहां पर श्री दमानी सतर्क व्यापारी थे और धागे की फैक्ट्रियों के निर्माण पर विश्वास नहीं रखते थे, और वही धीरू भाई को जोखिम लेने वाले के रूप में जाना जाता था। और वो ये मानते थे कि प्रोडक्शन मुंबई के भुलेश्वर स्टेट में किया जाना चाहिए ताकि मुनाफा बनाया जाए। और इसके बाद धीरू भाई अलग होकर 1966 में साउथ मुंबई के अल्ट माउंट सड़क के पास चले गए। कपड़ों के व्यवसाय में अच्छा अवसर का नॉलेज होने के कारण धीरू भाई ने साल 1968 में नरोड़ा, जो कि अहमदाबाद में है, यहाँ पर कपड़ा मिल की शुरुआत की। उन्होंने पॉलिएस्टर के रेशों का इस्तेमाल करके कपड़ों का निर्माण किया और इस तरह धीरू भाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। विमल के बिजनेस ने इसे भारत के अंदरूनी इलाकों में एक घरेलू नाम बना दिया और यहीं से शुरुआत हुई रिटेल सेल्स पर्सन की, जो सिर्फ विमल ब्रांड के ही कपड़े बेचने लगे। साल 1975 में वर्ल्ड बैंक के एक एनालिसिस टीम ने रिलायंस टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चर यूनिट का दौरा किया और उन्होंने विमल ब्रांड को उस समय के विकसित देशों के कपड़ों से भी अच्छा माना। धीरू भाई अंबानी को इक्विटी कल्ट को भारत में शुरू करने का भी श्रेय दिया जाता है। इक्विटी कल्ट का मतलब आप आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि एक ग्रुप होता है जो लोगों को प्रोत्साहित करता है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और लोगों को इनकरेज करने के बाद धीरू भाई ने सही समय देखकर साल 1977 में अपने रिलायंस का भी आईपीओ लॉन्च कर दिया। धीरू भाई ने बड़ी संख्या में रिटेल इन्वेस्टर्स को यह भरोसा दिलाया कि वो सभी रिलायंस को एक स्थापित कंपनी बनाने के लिए रिलायंस के आईपीओ में इन्वेस्ट करें, और उनको ये प्रॉमिस किया कि उनका पैसा एक अच्छी जगह पर लगा है और इससे उन्हें काफी अच्छा मुनाफा होगा। और धीरू भाई की इस स्पीच को सुनकर 58,000 से भी ज्यादा लोगों ने रिलायंस के आईपीओ में इन्वेस्ट किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की खास बात यह है कि यही एक ऐसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है
जिसके कई एनुअल जनरल मीटिंग्स स्टेडियम में हुई है। 1986 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल जनरल मीटिंग क्रॉस मैदान मुंबई में की गई, जिसमें करीब 35,000 शेयर होल्डर्स और रिलायंस के परिवार ने भाग लिया, और ये अपने आप में ही अब तक एक रिकॉर्ड है। और साल 1980 तक अंबानी की टोटल नेटवर्थ 8,000 करोड़ रुपए की हो गई थी। साल 1982 में एक अफवाह उड़ाई गई कि कंपनी अपने स्टॉक प्राइस को 1 इंच भी ना गिरने देने का बहुत प्रयास कर रही है। तो उस वक्त बेयर कार्टेल, जो कि कलकत्ता के एक स्टॉक ब्रोकरों का एक समूह था, इसमें सर राकेश झुनझुनवाला भी शामिल थे, उन्होंने रिलायंस के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर दी। शॉर्ट सेलिंग का मतलब किसी भी शेयर को बेचना होता है, और जब शेयर अपने बेचे हुए प्राइस से नीचे चली जाती है तो शॉर्ट सेलर को मुनाफा होता है, और हम आम जनता किसी भी शेयर को बाय करते हैं कि जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तब हमें मुनाफा होगा। लेकिन शॉर्ट सेलिंग जस्ट इसका उल्टा होता है। तो इस शॉर्ट सेलिंग को रोकने के लिए एक दूसरे स्टॉक ब्रोकरों का समूह, जिसे रिलायंस के फ्रेंड के रूप में दिखाया जाता रहा, वे बेयर कार्टेल के रिलायंस के शॉर्ट सेल किए हुए शेयर्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदने लगे। बेयर कार्टेल इस विश्वास पर काम कर रहे थे कि बुल्स के पास ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए कैश नहीं होंगे, लेकिन बेयर कार्टेल इस बात से अनजान था कि उनके सामने धीरूभाई अंबानी है, और बुल्स ने रिलायंस को लगातार खरीदना जारी रखा और रिलायंस को 152 रुपये पर शेयर में खरीदने को उस दिन तक बनाए रखा जब तक सेटलमेंट नहीं हो गया। और सेटलमेंट के दिन बेयर कार्टेल को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि बुल्स ने शेयर्स को खरीदा था तो उन्होंने शेयर्स की फिजिकल डिलीवरी की मांग की, लेकिन बेयर कार्टेल के पास फिजिकल शेयर्स मौजूद ही नहीं थे। सेटलमेंट नहीं होने के मामले में बुल्स ने बेयर कार्टेल से 35 रुपये पर शेयर के हिसाब से जुर्माना राशि की मांग की, और इसके बाद बेयर कार्टेल भी समझ गया था कि रिलायंस के साथ पंगा लेना उन्हें बहुत भारी पड़ गया, और इसके साथ ही रिलायंस के शेयर की मांग और बढ़ गई, और कुछ ही मिनटों में रिलायंस 152 से सीधा 180 रुपये तक ऊपर पहुंच गई थी। और इस सेटलमेंट ने बाजार में काफ़ी हल्ला मचा दिया, और धीरूभाई अंबानी स्टॉक बाजार के सम्राट बन गए। उन्होंने बेयर कार्टेल को ये साबित कर दिया कि रिलायंस के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। तो उस समय सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही थी। इस सिचुएशन का समाधान खोजने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 3 दिन तक बंद कर दिया गया, और बीएसई के अधिकारियों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और जुर्माना राशि को 2 रुपये तक नीचे लेकर आए, और ये फैसला किया कि बेयर कार्टेल को आने वाले कुछ दिनों में फिजिकल शेयर देने पड़ेंगे। और इस तरह बेयर कार्टेल को रिलायंस के शेयर ऊंचे दामों पर बेचना पड़ा, और इन्हें बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा। और इस इंसिडेंट से धीरूभाई अंबानी ने बेयर कार्टेल से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। धीरूभाई अंबानी के बायोग्राफर खुद इस बात को स्वीकारते हैं कि धीरूभाई अंबानी की अवैध कार्यों की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसका उन्होंने खुद भी अनुभव किया है, जैसे कि पब्लिक करेंसी को छेड़छाड़ करना, जबकि वो खुद दुबई में पेट्रोल पंप पर एक मामूली कर्मचारी थे। और उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने सरकारी नीतियों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चालाकी से बदला, और उन्हें नेताओं को चुनावों में जिताने वाला भी माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि धीरूभाई के विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि राजीव गांधी के बाद भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उनके साथ भी उनका अच्छा संबंध नहीं था। मई 1985 में वीपी सिंह ने प्यूरिफाइड टेरापैथिक एसिड का ओपन जनरल लाइसेंस बंद करवा दिया। प्यूरिफाइड टेरापैथिक एसिड पॉलिएस्टर के धागे के निर्माण के लिए एक कच्चे माल के रूप में काम में लाया जाता था। तो इस नोटिस ने रिलायंस के बिजनेस पर काफी असर डाला। फिर उसके बाद रिलायंस बहुत सारे फाइनेंशियल फर्म से एक लेटर पर साइन करवाया, और वो सभी फर्म्स रिलायंस के पक्ष में थे, और उस लेटर में ये लिखा था कि उसे प्यूरिफाइड टेरापैथिक एसिड के पूरे साल की जरूरत को इंपोर्ट करने की आज्ञा दे सकें। तब बहुत सारे फाइनेंशियल फर्म्स के बोलने के बाद सरकार के नोटिस में बदलाव किया गया, और प्यूरिफाइड टेरापैथिक एसिड का इंपोर्ट फिर से चालू करवा दिया गया। इसके बाद 24 जून 2002 को एक बड़े सदमे के बाद धीरूभाई अंबानी को मुंबई के ब्रैच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। यह उनका दूसरा सदमा था, और डॉक्टर्स भी उस समय उनकी जान बचाने में कामयाब ना हो सके। और 6 जुलाई 2002 को रात के 11:50 में धीरूभाई की डेथ हो गई। धीरूभाई अंबानी ने अपनी लंबी यात्रा बॉम्बे के मूलजी जेठा कपड़े के बाजार से एक छोटे व्यापारी के रूप में शुरू की। इस महान बिजनेसमैन के आदर के लिए 8 जुलाई 2002 को बाजार बंद रखने का फैसला किया। धीरूभाई के मरने के समय रिलायंस ग्रुप की सालाना नेटवर्थ 75,000 करोड़ की थी, और ये याद रखा जाना चाहिए कि धीरूभाई ने ये बिजनेस केवल 15,000 रुपये से शुरू की थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। धन्यवाद।